नमस्कार। देश की राजनीति में ये जो वक्त है वो बहुत तेजी से बदलता हुआ वक्त है। राहुल गांधी डिस्क्वालिफाइड थे, उनकी प्रोफाइल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गायब था और आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वापस लौट आया। कल तक सारे लोग ये बात कर रहे थे कि क्यों देर हो रही है, क्या हो रहा है, लेकिन आज सोमवार है, दफ्तर खुलते ही उनका जो निलंबन था वो वापस ले लिया गया सुप्रीम कोर्ट से आदेश आने के बाद। उसके बाद मणिपुर में यह खबरें सुनाई दे रही हैं कि शायद जल्दी ही राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। हरियाणा में बुलडोजर चल रहे थे, किनके ऊपर बुलडोजर चल रहे थे बताने की जरूरत नहीं है, हाई कोर्ट से आदेश आया, बुलडोजर रुक गए। देश की राजनीति ऐसे बहुत तेजी से चल रही है और इसीलिए जरूरत है थोड़ा सा ठहर के समझने की कि आखिर हो क्या रहा है, इसके परिणाम क्या होंगे और इनके कारण क्या हैं। तो आज 30 मिनट्स विद पॉलिटिकल प्रशांत में हम इन्हीं सारे मुद्दों पे बात करेंगे। प्रशांत जी नमस्कार। तो कल आप कह रहे थे, परसों हम लोगों की बात हुई थी तो आप कह रहे थे कि वापस तो लेना पड़ेगा, अगर ज्यादा कुछ किए तो फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से इस बार फटकार पड़ेगी। तो समझ में आ गया सरकार की कि फटकार, बार बार फटकार सुनना भी अच्छी बात नहीं है, हालांकि ये सरकार फटकारों की कोई खास परवाह नहीं करती है। नहीं, देखिए उसमें बड़ा एक एस्टैब्लिश्ड वो थी, प्रेसिडेंस था, एस्टैब्लिश एक परंपरा थी। वो परंपरा क्या बन गई थी कि मोहम्मद फैजल नाम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो लक्षद्वीप के, और उनको अटेम्प्ट टू मर्डर में सजा हुई थी, जो केरला हाई कोर्ट ने स्टे लगा जिसको सस्पेंड कर दिया था। और उसके बाद भी उनकी भी सदस्यता को इसी तरह फंसाया गया। और जब यही सुप्रीम कोर्ट में जब गए तो सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन हियरिंग होनी थी उसके ही कुछ घंटे पहले उसको उनकी सदस्यता को बहाल कर दिया गया। और अभिषेक मनु सिंघवी ही उनके वकील भी अभिषेक मनु सिंघवी थे। तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट जाती कांग्रेस अगर आज वो नहीं होता ये, और देखिए पीठासीन अधिकारियों का जो व्यवहार है दोनों सदनों में, वो बड़ा असामान्य है और ऐसा कभी देखा नहीं गया। तो उसको लेके चिंताएं बहुत थी और बहुत से लोगों ने बोला, अखबारों में लिखा गया और मीडिया में ये बात जोर शोर से आई। तो दबाव एक बन गया था कि आज अगर नहीं होता तो दबाव बहुत बन जाता इनके ऊपर, तो इनको मजबूरन कहूँ कि करना पड़ गया। अब देखिए अविश्वास का प्रस्ताव है, कल से उस पर चर्चा होनी है। अविश्वास के प्रस्ताव के पहले राहुल गांधी का वहां पहुंच जाना कोर्ट के माध्यम से, ये बहुत बड़ी एक राजनीतिक घटना है। ये बिल्कुल वैसी ही घटना है जैसा कि 1980 में मोरारजी देसाई ने इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करके किया था। इमरजेंसी का दाग इंदिरा गांधी के ऊपर था, बुरी हालत थी कांग्रेस की वहां उत्तर भारत में खासकर। इंदिरा गांधी अपना चुनाव भी हार गई थी रायबरेली से, लेकिन उस गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस रिवाइव हो गई और वापस जो सत्ता में आ गई। 2.5 साल के अंदर कांग्रेस वापस सत्ता में आ गई। ये वैसा ही कारनामा राहुल गांधी के साथ हुआ है कि एक मील का पत्थर है जो राजनीति को एकदम नई दिशा दे देगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए कल तक क्या लग रहा था, एक कि सुप्रीम कोर्ट की कोई हैसियत नहीं है, रूल ऑफ लॉ की कोई हैसियत नहीं है, जो कर रहे हैं वो एजेंसियां कर रही हैं या ये गोदी मीडिया कर रहा है, जो ये चाह रहे थे वो हो रहा था। पहली बार बहुत समय के बाद ये हुआ कि जो ये चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ। तो यहाँ से राजनीति की जो आपने बात कही प्रशांत, जो आपने बात कही उस पर तो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं मुझे लगता है कि अब भरोसा करने लगे हैं। मीनाक्षी लेखी ने जिस तरह से संसद में कहा कि शांत रहिए वरना आपके घर भी ईडी पहुंच जाएगी, संसद के अंदर मुझे लगता है इस तरह की बात, ऐसा नहीं है कि ईडी को पहले कंट्रोल नहीं किया गया, सीबीआई को पहले भी थोड़ा बहुत कंट्रोल तो होता ही था, लेकिन संसद के अंदर इस तरह से एक मंत्री का कहना
और अब उनको आप वरिष्ठ नेता भी कह सकते हैं, कई कई टर्म की एमपी हो गई वो, कि शांत रहिए वरना आपके घर ईडी पहुंच जाएगी, तो ऐसा लगता है कि अब इस बात पे खुद भरोसा करने लगे हैं। देखिए, एक और घटना हो रही है। मैं आप एजेंसीज की बात कर रहे हैं, मैं उसके थोड़ा सा एक और घटना हो रही है जो पहले नहीं हुई है और जिस पे ध्यान भी कम जा रहा है लोगों का। हो क्या रहा है कि एक सिंडिकेट बन गया है, मोदी जी ने एक सिंडिकेट बना लिया अधिकारियों का। तो इनकी सरकार में कोई रिटायर नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के डायरेक्टर को रिटायर कर दिया। 31 जुलाई उनका आखिरी दिन था। आनंद फानन में एफएटीएफ का बहाना लेकर पहुंच गए और 15 सितंबर तक उनका एक्सटेंशन ले आए। परसों गृह सचिव को एक्सटेंशन दे दिया गया 2024 तक का। कैबिनेट सचिव भी एक्सटेंशन पर हैं, उनका भी इसी महीने जो है वो ड्यू है रिटायरमेंट। सुन रहे हैं कि कैबिनेट सचिव को भी एक्सटेंशन मिल रहा है। उसके बाद आप देखिए, डिफेंस सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी सब एक्सटेंशन पे हैं। तो ये एक अधिकारियों की कोठरी है जिसके मार्फत मोदी जी शासन कर रहे हैं और कोई रिटायर नहीं हो रहा है, सबको यानी एक्सटेंशन। सरकार में भी नहीं होते हैं और रिटायरमेंट भी नहीं होता है। हाँ, किसी भी सरकार, किसी भी मतलब सरकार में मैंने देखा नहीं कि इतनी बड़ी संख्या में ब्यूरोक्रेट रिटायर ना हो और 2-2, 3-3 एक्सटेंशन मिले हुए हैं। तो ये बड़ा एक खराब संदेश जा रहा है ब्यूरोक्रेसी के लिए भी। तो बेसिकली क्या है कि एक कोटरी और एजेंसीज के मार्फत मोदी जी रूल कर रहे हैं। और अगर आप मोदी जी का, क्योंकि आप गुजरात में रहे हैं और आप जानते हैं, और मैंने काफी उसको कवर किया है पत्र का। मोदी जी ने कभी भी अपने जीवन में पॉलिटिकल लड़ाई नहीं लड़ी। हमेशा से एजेंसीज, पुलिस और कॉरपोरेट किसी के पीछे खड़े होकर उन्होंने वार किए हैं। मुझे लग रहा है कि वक्त आ गया है कि मोदी जी को पॉलिटिकल लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और ये जो इंडिया नाम के अलग अलग प्रयोग से काम नहीं चलेगा कि कभी आप ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, कभी इंडियन मुजाहिदीन कहते हैं, कभी INDA कहते हैं, कभी क्विट इंडिया कहते हैं, और अभी एक कुछ नया ले आए कि घमंडिया। तो ये जो छोटे बच्चों जैसा एक वो है कि इंडिया और घमंडिया, ये तुकबंदी से नहीं काम चलेगा। आपको न तुकबंदी से काम चलेगा, न अधिकारियों से काम चलेगा, और आपको पॉलिटिकल लड़ाई इंडिया गठबंधन से अब लड़नी पड़ेगी। ये संदेश आ गया है। यहां पे रुक के जरा मणिपुर की तरफ देखें कि अभी बीच में मैं देख रहा हूं लगातार चर्चा चल रही है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। एक वीडियो आया था, और बहुत वीडियो या फोटोग्राफ मुझे नहीं याद है, लेकिन वो बहुत द्रवित करने वाला था, जिसमें वहां की कुकी महिलाएं जो हैं वो आसाम पुलिस को हाथ पांव जोड़ रही थी कि आप लोग मत जाइए। एक और वीडियो आया था जिसमें आसाम पुलिस और आर्मी के बीच में लगभग भिड़ंत जैसी स्थिति दिख रही थी। तो ये जो कंप्लीट फेल्योर ऑफ, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी है, स्टेट मशीनरी है मणिपुर में, आपको क्या लगता है कि मतलब ठीक है, आपने बताया कि यहाँ इस्तीफे भी नहीं होते हैं और यहाँ रिटायरमेंट भी नहीं होते हैं, तो क्या बीरेन सिंह का भी इस्तीफा होगा, उनको राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा, या ऐसे ही चलता रहेगा? क्योंकि अब राहुल संसद में पहुंचे हैं और वो मणिपुर का मुद्दा तो उठेगा। देखिए, अभी तक जो मोदी जी का रिकॉर्ड है, इस्तीफे नहीं हुए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई, जबकि हमारे पहलवान जो है जो मेडल लाते रहे देश के लिए, वो बैठे रहे जंतर मंतर पे। कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ बहुत दिनों बाद कार्रवाई हुई। अजय सिंह टेनी के खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं हुई। तो इनके यहाँ कार्रवाई नहीं होती है। इनको लगता है कि शायद कार्रवाई करने से इनकी जो एक इमेज बना रखी है 56 इंच की, वो थोड़ा सा डाइल्यूट होती है, लेकिन ऐसा है नहीं। आपको जवाबदेही जो है अगर किसी सरकार की नहीं है, और आप IT सेल या समर्थित मीडिया के जरिए ही आप शासन करना चाहते हो, गलत सही साबित करना चाहते हो, ट्रोल करके, या जिसको मैं कहता हूँ डिजिटल पत्थरबाज, तो उनके जरिए अगर आप ये संदेश देना चाहते हो, साइलेंस करना चाहते हो आवाज, ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला चीज नहीं है। पहली बात। दूसरी चीज है कि मणिपुर आपने चर्चा की, जो वीडियो मणिपुर से आए हैं और खासकर उन महिलाओं का वीडियो, दुनिया भर में उसमें मतलब लोग हतप्रभ रह गए कि ये कैसे हो रहा है। मणिपुर
मैं आपको अभी बता दूं कि इनके लिए, मोदी साहब के लिए पॉलिटिकल नेमेसिस बनेगा। अडानी से भी ज़्यादा बड़ा खतरनाक इनके लिए साबित होगा मणिपुर, क्योंकि मोदी साहब लगातार साइलेंस रहे, आज तक नहीं बोले उस पर। पार्लियामेंट चल रही है, बयान नहीं आया। जो मणिपुर पे बयान आया था वो मणिपुर पे नहीं था, वो छत्तीसगढ़, राजस्थान और मणिपुर ऐसी घटना, विभत्स घटना को सामान्यकरण करने का बयान था वो। तो उसको मैं मणिपुर पे बयान नहीं मानता हूँ, और अब तक प्रधानमंत्री को राष्ट्र के नाम संदेश देना चाहिए था। नू में घटना हो गई, हरियाणा में घटना हुई, प्रधानमंत्री का एक संदेश नहीं आया कि भाई आप शांति बनाए रखें। तो जब आप बचते रहेंगे तो उस बचने से की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत लंबी पॉलिटिक्स मुझे लगता नहीं कि होगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी के संसद पहुंचने और अविश्वास प्रस्ताव की बहस में पार्टिसिपेट करने के बाद निश्चित तौर से एक हवा बदलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल सुबह 8 बजे मोदी जी बड़े कमजोर हो जाएंगे, और लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूँ कि हाँ, 2024 में एक टक्कर होगी बराबर की। ये आप राइट ऑफ नहीं कर सकते विपक्ष को अब। तो ये तो तय हो गया है, और इसकी धमक जो है, इसका जो असर है, वो आपको आने वाले असेंबली इलेक्शंस में और उसके पहले मुंबई में जो होने वाला है। मुंबई में 2 घटनाएं होने वाली हैं अशोक जी। एक, अगले कुछ दिनों के अंदर, हो सकता है कल परसों ही, इसी सप्ताह, स्पीकर साहब को एक फैसला देना पड़ेगा एकनाथ शिंदे की शिवसेना के विधायकों के बारे में, और उस पे बहुत निर्भर करता है कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में क्या होगा। जो अभी तोड़फोड़ हुई एनसीपी में और ये सब चीजें हुई हैं। और दूसरे, मुंबई में इंडिया गठबंधन की जुलाई के, अगस्त के अंतिम सप्ताह में बैठक है। तो वो भी 2 घटनाएं मुंबई में हैं जो कि इस देश की राजनीति को भी एक नई दिशा देंगी। एक अलग सा सवाल पूछ रहा हूं प्रशांत। पहला, जैसे आपने बताया कि यहां रिटायरमेंट्स नहीं हो रहे हैं, तो जो लाइन में दूसरे ऑफिसर्स होंगे जिनमें से हो सकता है कि कुछ बेचारे बिना उच्चतम पद तक पहुंचे ही रिटायर हो जाएं, उनके अंदर एक नाराजगी तो होगी। चूंकि आपने लुटियंस को बहुत कवर किया है, तो इन नाराजगियों का क्या क्या असर हो सकता है, नंबर 1। दूसरा, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसमें गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को लेकर जिस तरह की टिप्पणियां हुई कि पन्नों लिख दिए गए, इतने सैकड़ों पन्नों का जजमेंट लिख दिया गया, लेकिन हाईएस्ट सजा क्यों दी गई इस बारे में कुछ नहीं बताया गया, और इस तरह की तमाम टिप्पणियां सारे लोगों ने सुनी पड़ी। वो उसके बाद हाईकोर्ट का फैसला आ जाता है तुरंत हरियाणा में बुलडोजर रोकने के लिए। ऐसा लगता है क्या कि कोर्ट भी थोड़ा सा एक्टिव हो गया? आप दोनों सवालों को जोड़ के एक साथ ले लीजिए। बिल्कुल, देखिए, ब्यूरोक्रेसी में जो हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में अब तक, मैंने कहा कि अब तक ये लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट सरेंडर कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट के कुछ कहने सुनने का असर नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने असर तो दिखा दिया राहुल गांधी के मामले पे, और बहुत ही सामान्य केस था वो, कोई मुश्किल केस नहीं था। लेकिन क्योंकि उसमें पॉलिटिकल स्टेक्स बहुत थी, इसलिए वो केस मुश्किल था। अदरवाइज तो उसमें 2 साल की सजा तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती भाई, बिल्कुल। ऐसे मामले में। भारत में ही पहली बार राहुल गांधी को उसमें सजा हुई है 2 साल की, वरना किसी और की, किसी को कभी नहीं हुई। तो उस वजह से आप देखिएगा कि एक जब इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है तो बहुत से लोगों की हिम्मत होती है। सुप्रीम कोर्ट जब कुछ कहता है तो नीचे हाई कोर्ट्स की भी हिम्मत होती है कुछ कहने की, फिर वो हाई कोर्ट कुछ करते हैं तो लोअर कोर्ट में भी हिम्मत होती है। लेकिन ये बात हमको माननी पड़ेगी कि पॉलिटिकल दबाव है। 2 बातें हैं, पॉलिटिकल दबाव भी है और पॉलिटिकल रजामंदी भी है। आप कई फैसलों की भाषा देखेंगे तो आपको उसमें कुछ ऐसे फैसले भी आए, जैसे मनुस्मृति की चर्चा की गई, तमाम सारे ऐसे फैसले आए जिसमें कि सावरकर की, राहुल गांधी के मामले में जो फैसला आया उसमें सावरकर का जिक्र किया गया बिना किसी मतलब के, बिना किसी औचित्य के, और वो कंप्लेंट का जिक्र किया गया, कोई केस का भी जिक्र नहीं किया गया, कंप्लेंट का जिक्र किया गया। तो ये फैसले कुछ तो आ रहे हैं कि जिससे कि वैचारिक प्रभाव भी दिखता है जजमेंट्स में।
लेकिन डर ज्यादा है। और वो डर मेरे ख्याल से इस तरीके के जब फैसले होते हैं और राजनीति में बदलाव होता है, विपक्ष मजबूत होता है, मीडिया अपना काम करता है, तो बाकी ऑर्गन्स को अपना काम करना पड़ता है। मीडिया के बारे में मेरा कहना है कि इतना आसान नहीं होगा, लेकिन एक माहौल बन रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने देखिए बाइकआउट किया है एक नफरत फैलाने वाले चैनल के प्रोग्राम में जाने से। तो इस तरीके की घटनाएं अगर और होंगी, और उसी चैनल के एक एंकर की बहुत वाद विवाद हुआ ट्विटर पे, तो इस तरीके की घटनाएं जब बढ़ रही हैं और किस तरीके से फेक न्यूज़ जो है वो बड़े पैमाने पर इन लोगों की पहचानी जा रही हैं, तो एक माहौल तो देखिए बनेगा। तो मैं कह रहा था कि माहौल एक देश में जब बन जाता है तो बहुत सारे लोगों को ताकत मिलती है, और एक नई चीज जो देखने को मिली है पहली बार, बड़े एक उम्मीद की किरण, कि जब हरियाणा में दंगे हुए और हिंसा हुई हरियाणा में, तो देखिए जाट समाज की तरफ से बहुत समझदारी का जो है एक कदम उठाया गया। आपने भी काफी उसको सराहा और शेयर किया। मैंने कई राजपूत समाज के भी ऐसे वीडियो देखे, तमाम सारे उनके सामाजिक नेताओं के, जिसमें कहा गया कि हम लोगों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने का काम होता है और ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है। तो ये एक बड़ा स्पष्ट संकेत मिल रहा है समाज के अंदर से, जो मेरे ख्याल से ये बढ़ेगा अब आगे आने वाले वक्त में, और ये एक नई परेशानी जरूर एक बनेगा। नुक्ते पर आपको ले जाना चाहता हूं, चूंकि मीडिया को आप जितनी बेहतर तरीके से जानते हैं, कम लोग जानते होंगे। आपने इस नई मीडिया को बनते हुए देखा है और एक महत्वपूर्ण पद पे बैठ के बनते हुए देखा है। एक टीवी चैनल से, जो निश्चित रूप से गोदी मीडिया का ही हमेशा से हिस्सा रहा है, रूबिया लियाकत वहां से गई और आया कौन? संदीप चौधरी आए। और संदीप चौधरी आने के बाद जिस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं, वो देख के आश्चर्य होता है कि इस चैनल पे इस तरह के प्रोग्राम हो सकते हैं। और संदीप चौधरी एक खास तरह के अपने तेवर के लिए, अपनी निष्पक्षता के लिए जाने जाते हैं। और इस तरह के छोटे छोटे चेंजेस, मैं टीवी चैनल्स बहुत देखता तो नहीं हूं, लेकिन न्यूज चैनल्स पे छोटे छोटे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक को छोड़ दीजिए, तो जो थोड़े से बड़े चैनल हैं, जिनका पुराना नाम है, जिनकी अपनी एक प्रतिष्ठा रही है, उनमें इस तरह के छोटे छोटे चेंजेस दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि 2024 के पहले जो आप कह रहे हैं माहौल बन रहा है, उसका असर धीरे धीरे होने लगा है? हाँ, एक मैं गोदी मीडिया जिनको कहा जाता है उन पे आऊंगा, लेकिन उसके पहले एक और संकेत जो दिख रहा है, वो बड़ा स्पष्ट संकेत है। आपको याद होगा कि तमाम सारे सेकुलर से दिखने वाले बुद्धिजीवियों ने 2013-14 में मोदी जी के लिए काफी माहौल बनाया था। बिल्कुल। उन लोगों को अभी राहुल गांधी को की बात करने में अभी भी थोड़ा सा परहेज दिख रहा है, लेकिन उन्होंने मोदी जी की बात करना बंद कर दिया, बल्कि आलोचना कर रहे हैं। तो एक तो ये बड़ा स्पष्ट संकेत है। दूसरा कि जो कम्युनिकेशन में हम लोग कहते हैं वैलिडेटर्स, जो इंडिपेंडेंट, जो बड़े नाम हैं, पब्लिक फिगर्स हैं, वो अगर आपके पक्ष में बोलने लगे, तो आप देखिए कि जिस तरीके से मोदी जी के पक्ष में उद्योग जगत के लोग बोलते थे, उद्योग जगत के लोगों ने बोलना बंद कर दिया है। बहुत सारे लोगों ने, जो इनके न्यूट्रल लोग भी थे, यानी ना इधर ना उधर, उन लोगों ने भी लिखना बंद कर दिया इनके पक्ष में। तो जो बहुत हार्डकोर समर्थक हैं वो ही केवल है। तो वो एक बड़ा सा एक इको चैम्बर बन गया है। और तो ये एक परसेप्शन धीमे धीमे बन रहा है, और लोग दबे, मतलब शर्मा के थोड़ा सा अभी राहुल गांधी को भी अब लिखने लगे, राहुल गांधी पर भी। मुझे लगता है कि ये ट्रेंड बढ़ेगा। और दूसरी बात, जो गोदी मीडिया की बात है, जो ये चैनल है, बड़ी बेशर्मी के साथ नफरत का एजेंडा लेके चला रहे हैं। थोड़े समय में जब ये माहौल बदलेगा, क्योंकि इनके मालिक भी उद्योगपति हैं, और ये बात मैं बार बार देखिए कह रहा हूँ अशोक जी, कि इंडिया गठबंधन अब ऐसा लग रहा है कि एक मजबूत फाइट देगा। वहां पे ममता बनर्जी, शरद पवार, स्टालिन, अरविंद केजरीवाल,
तमाम सारे जो नेता हैं वो मास लीडर्स हैं। उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, एक मतलब लंबी लाइनअप है मास लीडर्स की, जो समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद राहुल गांधी, उन सब से आप देखिए कि राहुल गांधी एक नए उभरते हुए मास लीडर भारत के, जिनकी अखिल भारतीय इमेज है। तो इंडिया गठबंधन एक मजबूत चुनौती देगा। मुझे नहीं लगता कि ये उद्योगपति या ये जो स्टेक होल्डर्स हैं ये इतने मूर्ख हैं कि ये चाहेंगे कि जो अगली सरकार आए वो एक बहुत दुर्भावना के साथ आए इनके प्रति, और फिर वो भी बदले की कार्रवाई करे, वो अपने ईडी और सीबीआई को इनके खिलाफ इस्तेमाल करे और ये चक्र चलता रहे। तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग इतने अनाड़ी हैं कि ये ऐसा काम करेंगे, क्योंकि साफ दिख रहा है कि अब जो इंडिया गठबंधन है पहली बार टूटने वाला नहीं है, और दूसरी बात कि इसमें इतने एक लंबी लिस्ट है मास लीडर्स की, और पूरे भूगोल को आप देखिए ना, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम सब तरफ है ये लोग। तो अगर इनको नजरअंदाज कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि जी मूर्ख हैं आप। आपने कहा टूटेगा नहीं, इतने भरोसे से आप कैसे कह सकते हैं जब पिछले 3-4 सालों में पता नहीं किसको किसको, नीतीश जी तो इधर से उधर, उधर से इधर गए ही हैं, और भी लोग हैं। अभी तक महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शरद पवार का आशीर्वाद प्राप्त है, तो टूटेगा नहीं ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं पहले पवार साहब की बात कर लेता हूँ। पवार साहब कांग्रेस से निकले और दूसरी तीसरी बार निकले अपने करियर में, और विदेशी मूल के मुद्दे पे निकले जो आरएसएस का मुद्दा था, बिल्कुल। सोनिया गांधी का। लेकिन सरकार में किसके साथ आए? वापस यूपीए की सरकार में आए। महाराष्ट्र में भी वो कांग्रेस की ही सरकार में रहे। तो कभी भी शरद पवार ने एनसीपी बनाने के बाद सीधे तौर पे बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाया कभी भी। वो गुगली फेंकते रहते हैं, उनकी गुगली है मशहूर, लेकिन वो पहले भी हम लोगों की चर्चा हो चुकी उनकी गुगली पर। और दूसरी जो इंडिया गठबंधन है, देखिए इन सबको मालूम है, ये सब धुरंधर पॉलिटिशियन है, और इन सबको मालूम है कि कांग्रेस की 3-4-5 जगह सरकारें हैं। कांग्रेस एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इसकी और भी सरकारें अभी आ जाएंगी। हो सकता है राजस्थान में रिपीट कर जाए, हो सकता है मध्य प्रदेश में आ जाए, हो सकता है छत्तीसगढ़ रिपीट कर जाए। तो कांग्रेस के पास 2-3 राज्यों की सरकारें रहती हैं, और कर्नाटक की सरकार है, तो कांग्रेस सरवाइव कर जाएगी एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे। लेकिन जो दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां, उनको मालूम है कि अगर मोदी जी रिपीट हो गए, मोदी जी की हैट्रिक हो गई, तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और उनका वही हाल होगा जो एकनाथ शिंदे का हुआ, या शिवसेना का हुआ, या एनसीपी का हुआ, और इन सब के साथ भी वही होगा। तो ये बात अच्छी तरीके से ये लोग जानते हैं। दूसरी एक बात और हो रही है जिस पे आमतौर पर चर्चा नहीं होती है। बाबरी मस्जिद के या राम मंदिर के आंदोलन के बाद, बाबरी मस्जिद गिरने के बाद, माइनॉरिटीज ने कांग्रेस को वोट देना बंद कर दिया था। माइनॉरिटीज और तमाम सारा जो हमारा हाशिए का समाज है, दलित हैं, ओबीसीज हैं, इन्होंने कांग्रेस के प्रति इनका रुझान जो है जरा कम हो गया। यही वो दौर है जब क्षेत्रीय पार्टियां उभरी हैं भारत में। अब जो संकेत आ रहे हैं कि वो वापिस है, वापसी हो रही है, माइनॉरिटीज के वोट्स की वापसी हो रही है। जनसंख्या, जातिवाद जनसंख्या जैसे मुद्दों को लेकर, या इंक्लूसिव पॉलिटिक्स को लेकर समाज के तमाम सारे तबकों में कांग्रेस की वापसी हो रही है। तो अगर ये क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ नहीं आएंगे तो इनका भी नुकसान बहुत बड़ा होगा। इसीलिए मैं आपके प्रोग्राम में एक बार और कह चुका हूं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हो सकता है तमाम वजहों से ये बिल आ रहे हैं, या अविश्वास प्रस्ताव पे कुछ क्षेत्रीय पार्टियां मोदी साहब को या बीजेपी को वोट दे दें।
लेकिन वो एनडीए में शामिल नहीं होंगी, खासकर वो पार्टियां जो इंडिया गठबंधन में भी नहीं है और जिनका जिनका अपने राज्यों में, पूरा राज्य में या बड़े हिस्से में फुटप्रिंट है, चाहे वो जेडीएस है, चाहे वो बीजेडी है, चाहे वो टीआरएस या बीआरएस है, चाहे वो तेलुगु देशम पार्टी है, चाहे वो वाईएसआरपी कांग्रेस है या बहुजन समाज पार्टी है। इन सब पार्टियों का, ये पार्टियां इंडिया गठबंधन में नहीं है, इन सब पार्टियों का राज्यव्यापी आधार है और उसमें बड़ा हिस्सा वंचित समाज और माइनॉरिटीज के वोट का होता है। ये नहीं आएंगे एनडीए में। अभी तो देखिए मजबूरी है, जैसे मान लीजिए कि अब वो एक डैम है, अब वो डैम बन रहा है तो डैम में 13,000 करोड़ का आंध्र प्रदेश में पोलवरम डैम बन रहा है। अब पोलवरम डैम जो है वो उनका इलेक्शन प्रॉमिस है, वाईआरसीपी का, जगन मोहन रेड्डी का लाइफ लाइन है आंध्रा की। उस पर 13,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है जो सेंटर कर रहा है। तो इसलिए वो इस मजबूरी में वो बिल का साथ देंगे या अविश्वास मत में पक्ष में वोट देंगे, लेकिन वो एनडीए में आ जाएंगे और साथ चुनाव लड़ेंगे, मुझे लगता नहीं। तो प्रशांत, आखिरी सवाल पूछ लूं कि कल राहुल गांधी लोकसभा आए, खूब सारे वीडियोस और ये सारा कुछ हुआ, आज क्या होगा लोकसभा में? क्या लगता है आपको, क्या होगा आज? देखिए, जो अविश्वास का प्रस्ताव है ये न्यूमेरिकल विक्ट्री के लिए नहीं है, संख्या की विक्ट्री के लिए नहीं लाया गया है जी। और इंदिरा गांधी की 16 साल की सत्ता में 15 बार आया था, मनमोहन सिंह भी इसको 2 बार झेल चुके थे और सरकारें नहीं गिरी किसी की। तो अविश्वास का प्रस्ताव लाया तभी जाता है जब सरकार को घेरने का योजना हो या सरकार जो है वो किसी मुद्दे पर बहस न करना चाहती हो, तो तमाम मुद्दों पर बहस होगी। अब अविश्वास का प्रस्ताव में कोई एक विषय नहीं होता है, तो तमाम विषय खुले हुए हैं। सब पार्टी को उनकी लोकसभा में अनुपात के हिसाब से, संख्या के अनुपात के हिसाब से समय होगा। राहुल गांधी पे फोकस होगा, 2 लोगों पर फोकस होगा। मोदी जी अपना भाषण का समापन जो जवाब देंगे तो मोदी जी देंगे और राहुल गांधी फोकस होगा। राहुल गांधी अपने लोकसभा में भाषण की वजह से ही सदस्यता से गए, जब वो अडानी का फोटो लेके पहुंच गए थे और उसके तुरंत बाद वो केस रिवाइव किया गया और एक पूरे प्लान के तहत उनकी मेंबरशिप ली गई। अब आप देखिए कि अविश्वास प्रस्ताव में उनका भाषण होगा और कांग्रेस अपना काफी समय उनको देगी। एक बात जो मैं नोटिस कर रहा हूँ राहुल गांधी में, खासकर अभी हाल फिलहाल में, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी बहुत आक्रामक भाषण देंगे जैसा उन्होंने अडानी वाला भाषण दिया था। अब राहुल गांधी वहां पे हैं जब वो इंटेलेक्चुअली या बौद्धिक रूप से मोदी जी को घेरेंगे और उनके भाषण में बहुत सौम्यता होगी, ये मैं अंदाज लगा रहा हूं। लेकिन गले भी नहीं लगाएंगे जैसा एक बार उन्होंने लगाया था। हाँ, वो गलती नहीं करेंगे वो, अगर उसको गलती माना जाए तो। लेकिन उनके भाषण में, क्योंकि देखिए वो क्यों एक हाई पिच पे भाषण दे रहे थे, राहुल गांधी को दबाव में थे कि इतना ट्रोलिंग और इतना सब कुछ और उनके खिलाफ जो साजिश चल रही थी। मैं इसको मान सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, वो जो 2010 से जो उनके खिलाफ एक साजिश चल रही थी बदनाम करने का, एक कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट पे पर्दा गिर गया। तो अब राहुल गांधी को जोर से बोलने की और नारेबाजी की शब्दावली की आवश्यकता नहीं है। अब उनको देश दुनिया सुन रही है, तो जब उनको गंभीरता से लोग सुन रहे हैं तो वो गंभीरता से बात भी करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और मोदी जी का मतलब देखना होगा कि क्या लर्निंग है, क्या वो पिछले भाषण की तरह ही कि एक अकेला सब पे भारी जैसा कोई भाषण देंगे या नेहरू सरनेम जैसा कुछ भाषण देंगे, या कोई उनमें भी कोई एक बदलाव हम देखेंगे, ये देखना बाकी है।
प्रशांत कुछ ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हैं, तो उनको लगता है कि मोदी जी कुछ मैच्योर भाषण भी दे सकते हैं, लेकिन जहां तक मेरी समझ है और जितना मैंने उनको देखा है गुजरात से लेके यहां तक, मैं इस बारे में बिल्कुल निश्चिंत हूं कि अविश्वास प्रस्ताव के अंत में जो बात करेंगे मोदी जी, उसमें इंडिया के 2-4 और इंडिया गठबंधन के लिए 2-4 और नाम हम सुन सकते हैं। हम नेहरू खानदान पर, नेहरू गांधी खानदान पर कुछ और हमले सुन सकते हैं। कुछ और ऐसी ही बातें इतिहास से उठा के हम सुन सकते हैं कि तब आप कहां थे, तब कोई नहीं बोला, तब कोई नहीं किया। मणिपुर को लेकर या देश को लेकर कोई गंभीर बात आएगी, कोई गंभीर चिंता व्यक्त की जाएगी, या फिर मणिपुर को लेकर कोई कदम उठाया जाएगा, कम से कम मुझे तो उम्मीद नहीं है। हालांकि अगर ऐसा हो, अगर मैं गलत साबित होता हूं, तो आप लोगों की तरह मैं भी बहुत खुश होऊंगा। तो आज की बात इतनी ही। राहुल गांधी के आने के बाद किस तरह से कांग्रेस के अंदर ऊर्जा आई है वो हमने देखा सोशल मीडिया पे। अब इसका संसद के अंदर और बाहर कितना असर पड़ेगा, 2024 के चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, ये बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करता है कि गठबंधन कितना कायदे से, कितना स्मूथली फंक्शन करता है और 2024 के चुनाव में किस तरह से वो जाता है। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर हम इन्हीं इश्यूज पे बात करेंगे, इस तरह के इश्यूज पे बात करेंगे। अगले हफ्ते की जो पॉलिटिकल खबरें होंगी उनको एनालाइज करेंगे प्रशांत के साथ। बहुत शुक्रिया।